नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम एट 4। आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। आइए पहले दिखाऊं आज की वो खबरें जो फोकस्ड हैं, खासतौर से इस बुलेटिन में कौन सी हैं। आज आपको बताऊंगा मालेगांव बम धमाके के आरोपियों को बरी करते हुए कोर्ट ने क्या कुछ कहा और क्यों छलक पड़े उमा भारती के आंसू। साथ ही कर्नल पुरोहित की नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत भी आपको दिखाऊंगा। पटना में इंडी गठबंधन की बैठक हुई, लेकिन बैठक में क्या हुआ, आरजेडी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये भी आज आपको विस्तार से बताऊंगा। आज कन्नौज में निर्माणाधीन पुलिस चौकी पर बुलडोजर एक्शन की तस्वीर भी प्राइम एट 4 में आप देखेंगे। आप सोच रहे होंगे आखिर बुलडोजर पुलिस चौकी पर क्यों चल गया। ठीक सोच रहे हैं आप, जवाब मिलेगा आपको इस खबर में। प्राइम एट 4 में यह भी आपको दिखाऊंगा बिहार के मोतिहारी में जमीन विवाद में कैसे बवाल मच गया। शुरुआत इस खबर के साथ। यह खबर, एनआईए कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपी बरी कर दिए, इस मुतालिक है। इस संबंध में कोर्ट ने सबूतों की कमी के कारण आरोपियों को बरी किया है। 17 साल के लंबे इंतजार के बाद आज कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने कहा कि बॉम्ब, आरडीएक्स और फिंगरप्रिंट का कोई सबूत नहीं मिला है। बरी होने के बाद कर्नल पुरोहित ने कोर्ट का धन्यवाद किया है। देश की दोबारा सेवा करने का मौका मिला, कर्नल पुरोहित ने कहा। 17 साल बाद न्याय मिला है, क्या कहेंगे? कितना मुश्किल समय रहा है सर, एक छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए। बाबा न्याय मिल गया ना, बस हो गई बात। इस राष्ट्र ने मुझे सेवा करने का मौका इसके पहले दिया, बेल पर आने के बाद भी दिया, और परमात्मा की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके बाद भी वो मुझे मौका दे रहा है। एक निर्दोष निकलने के बाद मैं चाहता हूं कि भगवान और मातृभूमि हर एक को ये मौका दे और देते रहते हैं। कमी हम में होती है कि हम उसका फायदा नहीं उठाते, ठीक है। तो देश का काम करो भाइयों, ठीक है, और कुछ नहीं है, देश के सिवा और कुछ नहीं है। ये अपना देश है, हमने काम करना चाहिए। जय। देश से आगे, देश से ऊपर कोई नहीं, ये कहा जा रहा है कर्नल पुरोहित की तरफ से। कर्नल पुरोहित ने कहा कि ठीक है 17 साल लगे, लेकिन इंसाफ तो हुआ ना। कोर्ट के फैसले में क्या क्या महत्वपूर्ण है जो कहा गया है। साध्वी प्रज्ञा के होने के कोई सबूत बाइक के संदर्भ में नहीं मिले हैं। कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया। बाइक में बम रखने का कोई सबूत नहीं मिला है। ब्लास्ट वाली बाइक साध्वी प्रज्ञा की है, इस संदर्भ में कोई इशारा, कोई सबूत नहीं मिला है, मतलब उनकी नहीं है। कर्नल पुरोहित के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला है, यह भी कोर्ट ने कहा। कुल मिलाकर कर्नल के खिलाफ जो आरडीएक्स उन्होंने लगाया था, इस बारे में जो बात कही जा रही थी, उसको भी अदालत में सब्सटेंशिएट करने के संदर्भ में कुछ मिला नहीं, यह भी कोर्ट ने कहा। और आरडीएक्स कश्मीर से लाने के भी कोई सबूत कोर्ट को नहीं मिले हैं, और धमाके की साजिश इस तरीके से साबित नहीं हो पाई। और यूएपीए की कोई भी धारा इसलिए आयद नहीं होती, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, इसके पीछे के जो बैकग्राउंड है, क्योंकि ना तो बाइक के संदर्भ में कोई इशारा सबूत मिला, ना आरडीएक्स के बारे में यह पता चला कि वाकई जिनके ऊपर आरोप है वही ये लेकर आए थे और कश्मीर से लेकर आए थे। कोई बात प्रमाणित नहीं हुई, इसलिए यूएपीए की धारा नहीं लगती। ब्लास्ट के वक्त गोली का कोई खोखा भी वहां से नहीं मिला। फोरेंसिक सबूतों से छेड़छाड़ जरूर हुई थी। सभी आरोपियों को बेनिफिट ऑफ डाउट, संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने बरी कर दिया है। एनआईए कोर्ट के फैसले में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो मैंने आपके सामने यहां पर रखे। ऐसा है कि जो 17 साल से ये केस चल रहा था, इस केस में जो 17 साल पहले जो एविडेंस था, उसी तरह जो 2016 में एनआईए का चार्जशीट आया था, उसमें जो कोई भी मटेरियल था उसी के बेस पे आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ये कहा है कि इस केस में आरडीएक्स कहाँ से लाया गया, किसने लाया, कहाँ बॉम्ब असेंबल किए, आरडीएक्स कहाँ प्लांट किया गया था, ऐसे कोई भी चीजें प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई है। जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, जो डिसीजन आया है, वो आज यह दिखा रहा है कि जो फेक नैरेटिव दिया गया था भगवा दहशतवाद का, वो आज ध्वस्त होता गया, दिखाई गया है। इसमें अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि यूएपीए का सैंक्शन प्रॉपर अथॉरिटी से लिया गया नहीं था। मको का इसमें जो लगाया गया था वो गलत तरीके से लगाया गया था। मको का जिसपे लगाया गया था, जिसके बेस लेके मको का लगाया गया था, उसको तो पहले ही डिस्चार्ज कर चुका है कोर्ट। फिर भी यह केस सिर्फ फेक नैरेटिव की वजह से इतना लंबा खींचा गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट में साध्वी प्रज्ञा ने क्या कहा वो भी महत्वपूर्ण है। साध्वी प्रज्ञा ने फैसला आने से पहले ही कोर्ट में कहा कि इस केस ने मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया।
मैं एक साधु का जीवन जी रही थी, मुझे फंसा दिया गया, एक षड्यंत्र के तहत भगवा को बदनाम किया गया। आज भगवा की ही जीत हुई है, हिंदुत्व जीता है। मैं जिंदा हूं क्योंकि मैं एक सन्यासी हूं, कहा साध्वी प्रज्ञा ने। तो साध्वी प्रज्ञा का केस उठाया था, मुकदमा के समय नहीं, लेकिन जमानत के लिए मैंने उनका केस उठाया था और मैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। मैंने कहा ये एक झूठा केस है और जो गिरफ्तारी उनका हुआ था उन दिनों में वो भी गलत तरीके से हुआ था। सर, आज फैसला से ये मालूम होता है जो मैंने कहा 2009 में वो सही है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक राजनीतिक हस्ती जो हम सब जानते हैं, उनका ये थ्योरी था कि हिंदू टेररिज्म इज मोर डेंजरस दैन एलईटी टेररिज्म। और इसमें मालेगांव केस में हिंदू मुजरिम को फंसाना, उस स्टेटमेंट को स्थापित करने के लिए दिया गया था। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के परिवार में बहुत स्पष्ट है कि खुशी का माहौल है। सूरत में प्रज्ञा की बहन के घर पर जश्न मनाया गया। प्रज्ञा ठाकुर की बहन प्रतिभा सिंह ने मिठाइयां बांटी। कहा, हम 17 साल तक पीड़ित रहे, हमें न्यायपालिका पर लेकिन भरोसा था। आज सही मायने में हमारी दिवाली है। हम हिंदू हैं, हमारा देश है, हम धमाके क्यों करेंगे। बहुत ही आनंददायी है और कलंक मिटाने वाला है। जो लगाने की कोशिश की थी तत्कालीन यूपीए सरकार ने, वो आज बहुत आनंद का दिन है। कैसे रहे वो 17 साल जब तक ये पूरा कलंक उसके ऊपर आज बड़ी 17 साल का संघर्ष थोड़े समय नहीं बताया जा सकता, परंतु मोटा मोटा मैं आपको बताती हूँ कितना तकलीफ हुई। शारीरिक तौर से साध्वी जी बहुत स्मार्ट, बहुत बलिष्ठ और बहुत अच्छी हुआ करती थी। जूडो कराटे की चैंपियन थी और काफी अच्छी हष्ट-पुष्ट स्वस्थ थी। तो इस समय में उन्हें प्रताड़ित कर करके, टॉर्चर कर करके यूपीए सरकार के तंत्र ने उन्हें तोड़ दिया था। मालेगांव ब्लास्ट को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर वार। हिंदू आतंकवाद को जबरन देश पर थोपा गया। कांग्रेस की साजिश का पर्दाफाश हुआ। भारत के संत भी भगवा पहनते हैं, रविशंकर प्रसाद ने कहा। बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था, वो आज धराशायी हो गया। और ये बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है, उस पूरे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो बातें अभी तक आई हैं, कि किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर सकी। और मालेगांव फैसले पर उमा भारती भावुक हो गई। कहा कि आखिर प्रज्ञा को न्याय मिला। ये फैसला शांति देने वाला है। राहुल के इशारे पर दिग्विजय ने भगवा आतंकवाद कढ़ा। कर्नल पुरोहित के बाल तक नोचे गए, कहा उमा भारती। मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भी बरी कर दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उमा भारती जी हैं, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री। दीदी, भावुक करने वाला पल है आज आपके लिए, साध्वी प्रज्ञा को बरी कर दिया गया है। बहुत आराम देने वाला पल और न्याय में विश्वास दिलाने वाला पल और एक ऐसी खुशी जो जीवन में मुझे बहुत कम मिली है वैसा। क्योंकि प्रज्ञा के साथ क्या हुआ ये मुझे सारा पता है और मुझे महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी ने बताया। प्रसाद पुरोहित के साथ क्या हुआ ये मुझे सारा पता है। अगर इन लोगों ने वो यातनाएं ना झेली होती और वो नाम ले दिए होते जो उनको कहा जा रहा था, तो बीजेपी के आधे से ज्यादा नेता जेल में होते, उतनी ही प्रताड़ना झेल रहे होते। अन्य राष्ट्रवादी संगठनों के पदाधिकारी जेलों में होते और वो यातनाएं झेल रहे होते। ये तो इतनी सारी यातनाओं को झेल करके भी जीवित रह गए। ये जीवित बलिदानी लोग हैं। इसलिए मैं माननीय न्यायालय का अभिनंदन करूंगी। प्रज्ञा और उनके साथ में जो भी लोग बेकसूर साबित हुए हैं उनका आज बहुत बहुत अभिनंदन करूंगी और मैं उनकी निंदा करूंगी और मैं चाहूंगी कि उनको जनता की अदालत में भी सजा मिले। जिनने भगवा आतंकवाद का शब्द का प्रयोग किया, कानून की अदालत में भी सहयोग उनको सजा मिले और उनको अपनी आत्मा की अदालत में भी उनको सजा मिले।
मालेगांव फैसले के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, आतंकवाद भगवा न कभी था, न है, न होगा। मालेगांव केस का पर्दाफाश हुआ। भगवा आतंकवाद की साजिश की गई थी, देवेंद्र फडणवीस ने कहा। जिस प्रकार से कांग्रेस प्रणीत यूपीए सरकार ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये नरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीजें सामने लाई हुई है। और एक प्रकार से केवल वोट की राजनीति के लिए अपनी वोट बैंक को और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म की वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नैरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था और तमाम भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को बरी करने पर बोले दिग्विजय, न हिंदू आतंकवाद होता है, न मुस्लिम आतंकवाद, हर धर्म प्रेम सद्भाव का प्रूफ है, दिग्विजय ने कहा। के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है, ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम सद्भाव सत्य और अहिंसा का रूप है। कल यही कहा था मिश्रा जी ने कि हिंदू आतंकी नहीं हो सकता। आप मानते हैं कि आज के फैसले के बाद वो देखिए, ना हिंदू आतंकवादी हो सकता, न मुसलमान हो सकता है, न सिख हो सकता, न ईसाई होता है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देता है। भारतीय जनता पार्टी सांसद रवि किशन ने विपक्ष खासकर कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि हिंदू आतंकी नहीं हो सकता। 17 साल बाद आए कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस को अब जनता सबक सिखाएगी। कोर्ट को दिल से धन्यवाद, लेकिन मैं दुखी हूं अपनी बहन साध्वी प्रज्ञा जी के लिए, जिनका शरीर पैरालाइज हो गया। मेरे साथ वो मेरे बगल की सीट में बैठती थी, वो चल नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, उनकी जिंदगी बर्बाद। और सारे अक्यूज को तो मैं नहीं जानता हूं पर्सनली, लेकिन उनका परिवार भी बर्बाद हो गया होगा। उसका जवाबदेही कौन है, ये जानना है। और भगवा आतंकी हिंदुओं को जो बोलने वाले या इन पर जो उनको कलंक थोपा गया था, उन लोगों से जवाब जरूर लेना है देश को। वो जहां पर चुनाव लड़ते हैं वहां के वोटरों को और सदन में उनको जवाब देना। उनको उन सारे परिवार के पास बारी बारी जाके माफी मांगनी चाहिए अपने बयानों को लेके जो ऑन रिकॉर्ड है। हिंदू आतंकी नहीं हो सकता, ये बात हमारे संस्कार में, हमारी संस्कृति में, हमारे विचारधारा में, हमारे खून में, लेकिन थोपा गया था राजनीति में। उनकी सरकार थी, उनका समय चल रहा था, उसमें उन लोगों ने मनमानी की। आज एनआईए कोर्ट ने पूरा साबित कर दिया कि कोई सबूत नहीं मिले, कहीं कोई ये नहीं मिला कि ये लोग वहां पर किसी प्रकार का ब्लास्ट किए। आज मालेगांव ब्लास्ट के लिए कितना कुछ सरकार ने हम लोगों को 100 करोड़ हिंदुओं को टारगेट पे ले लिया था। आज महादेव ने पूरा लाज रखी है। और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने वालों के मुंह पर यह जोरदार तमाचा है, कहा। जबकि सांसद पप्पू यादव अलग ही राग लापते दिखे। पप्पू यादव ने यह कह दिया कि सभी आरोपियों को सरकार ने बरी करा दिया। कांग्रेस ने जो भगवा दहशतवाद, सैफरन टेररिज्म जो वर्ड कॉइन किया था और हिंदुओं को टेररिस्ट कहने का काम जिन्होंने किया था सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, आज उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा एनआईए की कोर्ट ने लगाया है। 17 सालों के टॉर्चर के बाद आज मालेगांव के सभी लोगों को बाइज्जत बरी एनआईए के कोर्ट ने आज किया है। क्या करेंगे, जो एनआईए निर्णय देगी कोर्ट वही ना करेंगे। कह रहे एविडेंस पूरी तरह, वही तो एविडेंस कौन देता है? एविडेंस एनआईए देता है। एनआईए किसका है? भारत सरकार का। भारत सरकार ने प्रूफ नहीं दिया, बरी करवा दिया। सिक्किम के जोंगू से उत्तरी सिक्किम में जोंगू में लैंडस्लाइड हुआ है। रमोमा तिस्ता पुल पर भूस्खलन हुआ। लैंडस्लाइड से पुल को बहुत नुकसान पहुंचा है। सिक्किम में पिछले कुछ समय से लगातार भारी बारिश हो रही है। कई जगहों पर यह तबाही की वजह बनी है। जगह जगह
लैंडस्लाइड हुआ है जिससे सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। उत्तरी सिक्किम के अपर जोंगू में रामोम तीस्ता पुल के पास एक बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसमें जिस तरह के लैंडस्लाइड की वजह से अब यहां लोगों में दहशत बताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश, बारिश की वजह से चंबा जिले में जीवन लोगों का बहुत प्रभावित हुआ है। चंबा के नकरोड़ चांजू मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ से आए बड़े बड़े पत्थर आपको इन तस्वीरों में भी दिखाई देंगे। भूस्खलन की वजह से रास्ता भी पूरी तरह बंद हो गया। 4 पंचायतों का संपर्क सड़क मार्ग हटने की वजह से बाकी जगहों से बिल्कुल कट गया है। और लगातार बारिश की वजह से उफान पर है भरमौर का बन्नी नाला। जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं लोग। बच्चों को अपनी पीठ पर लाद कर ले जा रहे हैं अभिभावक। यहां देखिए जरा, चंबा से ये तस्वीरें। ये पहाड़ी नाला है भरमौर का बन्नी नाला और ये उफान पर है। लोगों को क्योंकि इसके बावजूद अपना जीवन चलाना है, तो आप देख रहे हैं किस तरह से खतरा मोल लेकर वो इसे पार कर रहे हैं। वहीं चंबा के भोडास गांव से डराने वाली तस्वीरें आई। लैंडस्लाइड की चपेट में कई घर आ गए। मिट्टी धंसने की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा। गनीमत कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि माल का नुकसान तो यहां हुआ साफ दिखाई दे रहा है। घर क्योंकि लैंडस्लाइड की चपेट में आए हैं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई, ये राहत। ब्यास नदी के रौद्र रूप की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से लगातार ब्यास नदी में पानी का लेवल बढ़ रहा है और उससे 470 किलोमीटर लंबी इस नदी के पास रहने वाले लोगों के लिए खतरा पैदा हो रहा है। ये 470 किलोमीटर हिमाचल और पंजाब के कई राज्यों को जोड़ते हुए ये नदी बहती है। तस्वीर आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा पानी ब्यास नदी के अंदर आ गया है, क्योंकि लगातार हिमाचल में बारिश हो रही है और उसी की वजह से ब्यास नदी में पानी का जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कितनी तेजी से पहाड़ों से निकलने वाली इस नदी में पानी का लेवल बढ़ रहा है और यही खतरा भी है उन इलाकों को जो इस नदी के साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। यहाँ बारिश किस तरीके से पूरे प्रदेश के लिए मुसीबत बनी हुई है। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन मंडी के बाद पंडोह में दोबारा बंद हुआ है। सड़क पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें हैं। ये हैं तस्वीरें आपके सामने। देखिए स्टैंड स्टिल गाड़ियों को देखिए और सोचिए कि वो लोग जो अपनी अपनी मंजिल के लिए निकले थे वो किस तरीके से परेशान हो रहे होंगे। मनाली में बारिश की वजह से नेहरू कुंड का जलस्तर बढ़ गया है और अब यहाँ भी लोग डर के साए में जी रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से रात भर लोग दहशत में रहे। मनाली के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश के बाद ब्यास का जल स्तर बढ़ गया है। मूसलाधार बारिश ने दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कहर मचा रखा है। पहाड़ों पर दिखाई रहा हूं मैं आपको, लैंडस्लाइड ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। मॉनसूनी आफत से जुड़ी ये खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में बड़ा हादसा हुआ। तेज बारिश के बाद सोसाइटी का बेसमेंट धंस गया। बेसमेंट में गाड़ियां धंसी हुई दिखाई दी। क्रेन के जरिए फिर रेस्क्यू किया गया। ये देखिए जरा, ये बेसमेंट कैसे धंस गया और कैसे फिर क्रेन के जरिए कई गाड़ियां निकाली गई। सुशांत एक्वा कॉलेज सोसाइटी है ये, जहां बेसमेंट में जलभराव की वजह से मिट्टी धंस गई। किनारे खड़ी कई गाड़ियां मिट्टी में समा गई। जिस वक्त घटना हुई उस समय गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था, आसपास कोई मौजूद नहीं था, वरना किसी की जान भी जा सकती थी। क्रेन के जरिए गाड़ियां बाहर निकाली गई। स्थानीय लोग घटना के बाद आक्रोशित हैं। कहना है कि पानी के निकास की कोई समुचित व्यवस्था नहीं हुई, जिस वजह से हादसा हुआ। लोगों ने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। कल देर रात से हो रही बारिश के बाद गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में एप्पल 7 सोसाइटी के पास की जो सड़क है वो अचानक धंस गई। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये एप्पल 7 टावर है और ये उसके साथ की जो ये सड़क है और ग्रीनरीज का जो एरिया है वो पूरी तरह से यहाँ पर जिस तरीके से बारिश हुई उसके बाद ये पूरा हिस्सा जो है वो धंस गया। नुकसान जो है वो इस गाड़ी को हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी पूरी तरह से कहा जा सकता है कि खत्म हो चुकी है।
गाड़ी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको मिट्टी ही नजर आएगा। बहरहाल सवाल यही है कि आखिरकार इसमें लापरवाही किसकी। जिस वक्त ये हादसा हुआ उसके बाद जो सोसाइटी के लोग हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि कई बार उन्होंने प्रशासन को इस बाबत सूचित किया, लेकिन कहीं न कहीं देरी साफ तौर पर देखी गई, ऐसा आरोप है। और अभी तो आपने गाजियाबाद के सुशांत एक्वा कॉलेज में बेसमेंट ढकने की खबर देखी। अगली खबर गाजियाबाद से ये देखिए, जहां कई सोसाइटीज में जल जमाव की तस्वीरें सामने आई। गाजियाबाद के 4 सोसाइटीज में पानी भरा हुआ है। भारी बारिश के बाद सोसाइटी में ये देखिए किस तरह से वाटर लॉगिंग है। सोसाइटी के बेसमेंट में कई फीट तक पानी भरा हुआ है। सोसाइटी में जिस तरह से लोगों को ये जल जमाव की वजह से परेशानियां हो रही हैं, उसके बाद नगर निगम के कामकाज और जल निकासी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अलग अलग सोसाइटीज हैं ये गाजियाबाद की, कबीर नगर के गोल्फ लिंक, प्रतीक ग्रैंड सोसाइटी इत्यादि हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें गोविंदपुरम इलाके में भी देखने को मिली। क्रॉसिंग रिपब्लिक का हाल भी लगभग ऐसा ही था। सभी जगह लोगों को वाटर लॉगिंग की समस्या से जूझना पड़ रहा है। सामग्री डूब गई है और लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। कई पुराने घर गिर गए हैं और कई घर इस कदर जर्जर हैं कि कभी भी गिर सकते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर से महज 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मंडालिया मेदा गांव में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, लेकिन कुदरत का कहर किस कदर टूटकर बरसा है ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि गांव के मुख्य मार्ग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन घुटनों तक का पानी अभी भी यहाँ पर भरा हुआ है। साफ तौर पर ये जो ग्रामीण हैं यहाँ पर रहने वाले, इनको काफी समस्या का सामना यहाँ से गुजरते वक्त करना पड़ रहा है, क्योंकि घुटनों तक पानी तो गांव के मुख्य मार्ग पर भरा हुआ है, वहीं कमर तक का पानी साफ तौर पर आप देखेंगे कि घरों के अंदर भी भरा हुआ है। लेकिन तमाम तरीके की दिक्कतें और परेशानियों का सामना तमाम ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश कितनी परेशानियां और दुख लेकर आती है, ये मंजर दिखाती तस्वीर है, जहां पर घरों के अंदर घुटनों तक का पानी आ गया है। आप इस कमरे में देखेंगे कि लगातार पानी भर रहा था, हालांकि तमाम जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उन्होंने इस पानी को बाहर निकाला है और ये बाड़ भी कट्टों की लगाई है। ये मिट्टी के कट्टे हैं जो कि गेट पर लगाए गए हैं ताकि जो पानी है वो अंदर कमरे में प्रवेश ना कर पाए। ये सिर्फ इस कमरे का हाल नहीं बल्कि बगल के कमरे का भी यही आलम है, क्योंकि साफ तौर पर देखेंगे कि पानी अंदर घुसा हुआ है, जिससे कि न सिर्फ दीवारें पूरी तरीके से भीग गई हैं बल्कि इनका जो सामान था इस पर रखा हुआ वो पूरी तरीके से खराब हुआ है। तो वहीं जो पुराना कंस्ट्रक्शन होता है वो कैसे इस बारिश में भर भर कर गिरता है उसको दिखाती ये तस्वीर है, जहां पर ये रसोई यहाँ पर बनी हुई थी वो पूरी रसोई अब तहस नहस हो गई है। राजस्थान का धौलपुर, वहां क्या स्थिति है? धौलपुर में चंबल नदी वहीं से करीब से गुजरती है। विकराल रूप उसने ले लिया है। खतरे के निशान को पार करके ऊपर 12 मीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चंबल का पुराना पुल पानी में डूबा हुआ है। स्मशान घाट में भी नदी का पानी घुस गया है। स्थिति यह है कि अब किसी के देहावसान के बाद वहां चिता भी नहीं जलाई जा सक रही है। चंबल नदी का पानी कई गांव में घुस गया है। अब यहां से लोग जाहिर है सुरक्षित जगहों की तरफ निकल जाने में ही भलाई समझ रहे हैं। नदी के करीब के इलाकों में प्रशासन ने भी लोगों को अलर्ट कर दिया है कि यहां से फिलहाल चला जाना ही उपयुक्त है। और अब आपको पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना का हाल दिखाता हूं। बारिश भले ही रुक गई हो लेकिन लोगों की मुसीबतें नहीं रुक रही। कई गांव जलमग्न हैं। स्थितियां यह हैं कि लोगों ने प्रशासन से सहायता न मिलने के बाद खुद का टेम्परेरी अरेंजमेंट किया है और उसी के सहारे किसी तरह से अपना जीवन गुजार रहे हैं। मरीज को अस्पताल ले जाने के क्रम में उन्होंने क्या किया वो भी आपको दिखा रहे हैं। गांव में कमर तक पानी है। टेम्परेरी एक बोट जैसा उन्होंने बना लिया है और इसमें मरीज को लिटाकर हाथ में सलाइन की बोतल पकड़े पकड़े चलते हुए लोग यहां आपको दिखाई देंगे। 21वीं सदी में ये तस्वीरें आज भी देखने को मिल रही है। देखिए। और अब बात बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। पटना में इंडी गठबंधन की बैठक हुई। बिहार में सीट बंटवारे पर इंडी गठबंधन का महामंथन हुआ। आरजेडी सहयोगियों के लिए 5-10 सीटें छोड़ने के लिए तैयार है, सोर्सेज बता रहे हैं। कांग्रेस की सीटों में भी कटौती हो सकती है,
सोर्सेस ये भी बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस को 15 से 20 सीटों की कुर्बानी देनी होगी और 60 सीटों की मांग कर रहे मुकेश सहनी को भी 18 से 20 सीटों पर ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। लेफ्ट पार्टियों को आवंटित सीटों में बदलाव के आसार कम है। पटना में हुई इंडी गठबंधन की बैठक में क्या क्या हुआ, सोर्सेस क्या क्या बता रहे हैं, वो जल्दी से देख लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल 134 से 139 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस को 50 से 54 सीटें मिलेंगी। मुकेश सहनी को उनकी जो विकासशील इंसान पार्टी है 18 से 20 सीटें मिलेंगी। लेफ्ट पार्टियों को 29 से 34 सीटों पर लड़ने को मिलेगा। पशुपति कुमार पारस की एलजेपी को 4 से 5 सीटें इंडी गठबंधन दे सकता है। पटना में जेडीयू ने कई जगह पोस्टर्स लगाए हैं। पोस्टर में पीएम मोदी और सीएम नीतीश की तस्वीरें हैं। पोस्टर में एनडीए सरकार के वादों का जिक्र है। ये जाहिर है पोस्टर्स बहुत कुछ बताते हैं। जो कुछ लिखा होता है वो तो खैर कम्युनिकेट करने की कोशिश होती ही है। तस्वीरें कैसी लगाई गई हैं, तस्वीरों का साइज क्या है, किसकी तस्वीर बड़ी है, किसकी छोटी है, गठबंधन का अगर मामला है तो किसकी किसकी तस्वीर सामने रखी जा रही है, इससे पूरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन सेट होता है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब चंद महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सभी गठबंधन के तरफ से पोस्टरों के जरिए प्रचार शुरू है। आप देखिए मेरे पीछे यहाँ पर जेडीयू के तरफ से कुछ पोस्टर्स लगाए गए हैं पटना में, और पहली बार है कि इतने बड़े होर्डिंग्स और बैनर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीरें दिखाने की कोशिश की गई है, एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ बिहार में जो एनडीए की सरकार चल रही है उसने जो वादे जनता से किए थे उन वादों को जो पूरा किया गया है, उन वादों का जिक्र इन पोस्टरों के जरिए किया गया है। आप देखिए सभी पोस्टर्स पर एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ नीतीश कुमार, और जो पोस्टर पर जो योजनाएं हैं बिहार सरकार की उसका जिक्र है। फिर से एनडीए सरकार की बात कही जा रही है। महिलाओं की जय जयकार, लग रहा है उद्योग, मिल रहा रोजगार, नौकरी रोजगार, खुशहाल बिहार, डबल इंजन की रफ्तार, इन तमाम तरह के स्लोगन्स के साथ ये पोस्टर्स जो है वो पटना की सड़कों पर लगाए गए हैं। और बड़े पैमाने पर, चूंकि विधानसभा के चुनाव में अब गिने चुने दिन बचे हैं, कुछ महीने का वक्त बचा है, तो ऐसे में अब ये जो पोस्टर की राजनीति है और पोस्टर के जरिए प्रचार का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और ये खबर बिहार